हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब चीफ जंग डिटेक्टिव बेग को अपने लिए काम करने के लिए मनाने आते हैं। चीफ जंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने किताब में पढ़ा था कि किसी को भी बारिश में अपनी छतरी नहीं देनी चाहिए वरना आप खुद ही भीग जाओगे। डिटेक्टिव कहते हैं कि देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और अभी मैं किसी की भी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए तुम जाओ यहाँ से। चीफ जंग वहाँ से हिलते भी नहीं है तो डिटेक्टिव बेग खुद ही वहाँ से जाने लगते हैं। तो चीफ जंग कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि किम यून जिन उस आदमी की पहली शिकार नहीं थी, तो इसलिए क्या तुम ये नहीं चाहते कि किम यून जिन बांग ताई-क्यू का आखिरी शिकार हो। डिटेक्टिव बे कहते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तो चीफ जंग कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ तुम अब कैसा फील कर रहे हो और तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, और अब हम दोनों मिलकर कैसा काम करने वाले हैं मैं ये भी जानता हूँ। तो तुम क्या सोच रहे हो, हम दोनों मिलकर ये दुनिया बदल सकते हैं। फिर हमें किम दो जिन और चीफ जंग को दिखाते हैं जब चीफ जंग किम दो जिन को बताते हैं कि ये आदमी वो है जो तुमसे पहले मेरे लिए काम करता था और 2 साल पहले इसने इसी जगह पर मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर हमें लुडिनाडो को दिखाते हैं जो सबको बता रही होती है कि डिटेक्टिव बेग दुनिया के सामने मर चुके हैं, अब उनकी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास उनको पकड़ने के लिए कोई भी लीड नहीं है और वो अच्छे से जानते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, तो इसलिए मेरा ख्याल है अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या डिटेक्टिव बेग का मकसद सिर्फ बांग ताई-क्यू को मारना था। उसने उनकी बॉडी को स्विच किया और रिपोर्ट्स को भी बदल दिया, उसके बाद उसने अपना चेहरा भी बदल दिया प्लास्टिक सर्जरी से। तो शीजुन कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि डिटेक्टिव बेग का मकसद बांग ताई-क्यू को मारने के अलावा कुछ और भी है। डिटेक्टिव कहते हैं कि देखो बांग ताई-क्यू के मिसिंग होने के बाद उसके घर पर सर्च किए जाने के रिकॉर्ड्स हैं। बांग ताई-क्यू के पास विक्टिम का नाम लिखे हुए 7 चीजें मौजूद थी। तो चीफ जंग कहते हैं कि वो सबूत हमारे लिए बांग ताई-क्यू के खिलाफ काम आ सकते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर वो आज जिंदा होता तो वो चीजें उसके खिलाफ जरूर काम कर सकती थी। तो सार्जेंट यू कहती है कि इसका मतलब है कि इसका मकसद सिर्फ बांग ताई-क्यू को मारना नहीं था बल्कि बांग ताई-क्यू की वजह से और लोगों को विक्टिम होने से बचाना था। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे अब किम दो जिन कर रहा है। तो सार्जेंट यू कहती है कि क्या मतलब है आपका। इतने में डिटेक्टिव को किम दो जिन की सबसे पहली वाली बात याद आती है जब वो नाम सुनू को मारने के लिए आए थे और वो कह रहे थे कि क्या मैं पहले नाम सुनू को मार सकता हूँ क्योंकि सैकड़ों बच्चों की जान दाव पे लगी है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने चीसू को मारा और अब तुम बच्चों को बचाने की बात कर रहे हो। तो किम दो जिन कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लॉजिक और रीजन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और जब नाम सुनू किम दो जिन से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ लाने का फैसला मैंने 1 घंटा पहले किया था, तो तुम यहाँ पर कोई चीज पहले कैसे रख सकते हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि मेरे ख्याल से किम दो जिन उन लोगों को मारता है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। फिर हमें किम दो जिन को दिखाते हैं तो चीफ जंग से पूछता है कि वो आदमी आपको अब क्यों मारना चाहता है। चीफ जंग कहते हैं कि मैंने उसको बहुत ज्यादा काबिल इंसान समझा था लेकिन वो ऐसा था नहीं और ना ही उसने कभी भी मेरी कोई बात मानी थी। तो डिटेक्टिव बेग के पास अब जो इन्फॉर्मेशन है इससे पहले कि वो पुलिस वालों को मिल जाए हमें उससे ढूंढना होगा। तो अब यहाँ पर वो इंसान जो फ्यूचर देख सकता है उसको सभी मिस्टर एक्स कहते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मिस्टर एक्स खुद कुछ भी काम नहीं कर रहा है बल्कि वो किम दो जिन का इस्तेमाल कर रहा है और किम दो जिन से पहले भी उसके इस काम के लिए कोई और इंसान होगा। मुझे जब तक यही समझ आ रहा है। तो शीजुन कहता है कि इसका मतलब है कि उसने डिटेक्टिव बेग का भी इस्तेमाल किया होगा। तो फिर डिटेक्टिव लुडिनाडो से कहते हैं कि डिटेक्टिव बेग तो अब मर चुके हैं, तो क्या आप अब अनसॉल्व मर्डर केसेस निकाल सकते हैं, खासतौर पर ऐसे केसेस जिसमें विक्टिम कोई गुनाह करने की कोशिश कर रहा हो, जिसमें वो किसी को मारना चाहता हो या किसी से बदला लेना चाहता हो। मुझे इस बात पर यकीन है कि डिटेक्टिव बेग से रिलेटेड कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। फिर हमें डिटेक्टिव बेग को दिखाते हैं जो एक घर में डिलीवरी करने आते हैं। वहाँ पर बच्चा होता है, वो कहता है कि मामा अंकल के हाथ में चोट कैसे लगी है। तो वो कहती है कि माफ कीजिएगा ये जरा आजकल कुछ ज्यादा बोलता है। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो 5 स्टार जरूर दीजिएगा। और ये स्ट्रेच मार्क्स वही होते हैं जो हमारे स्केच में होते हैं और डिटेक्टिव बेग के हाथ में भी। फिर जब डिटेक्टिव बेग अपने रेस्टोरेंट वापस आते हैं तो वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप मसरूफ नहीं है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो सार्जेंट यू से पूछ रहे होते हैं तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, किम दो जिन उन लोगों को मारता है जो क्राइम करने की फिराक में होते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि फिर मेरे जीसू को क्या, उसने जीसू को क्यों मारा है। फिर जीसू ऐसी थी कि वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और वो ऐसा करती भी थी। तो फिर आखिर किम दो जिन ने जीसू को क्यों मारा, क्या वो वैसी नहीं है जैसे मैं उसके बारे में सोचता हूँ। इस बात का पता लगाने के लिए बस एक ही हल है कि हमें किम दो जिन को पकड़ना होगा। फिर हमें डिटेक्टिव बेग को दिखाते हैं जिन्हें वो लोग घसीट कर लेकर जा रहे होते हैं। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ मैं तुम लोगों के इंटरेस्ट के पैसे जल्दी चुका दूंगा। वो लोग डिटेक्टिव बेग को मार रहे होते हैं। इतने में उनका बॉस उनके पास आता है, उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या, तुम इतना मार क्यों रहे हो उसे, हम दुनिया बदल गई है। और फिर डिटेक्टिव बेग से बात करने लगता है और फिर सभी बातों के बाद लास्ट में उनसे कहकर जाता है कि तुम्हारी बीवी वो एक हार्ट पेशेंट है, इससे पहले वो अपने दिल के मर्ज से मर जाए मैं उसे अपने आदमियों से कहकर मरवा दूंगा, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमारी बात मान लो। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें लुडिनाडो को दिखाते हैं जो इनकम्प्लीट क्राइम्स के बारे में बता रही होती है। सबसे पहले वो एक आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि इस आदमी ने अपनी बीवी के लिए 1 बिलियन वॉन की पॉलिसी खरीदी थी और इसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। वो शायद उसको मारकर इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो ऐसे करता उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर ऐसे ही करते हुए वो काफी सारे केसेस बताती है। तो सार्जेंट यू कहती है कि छोड़ो ये सब कुछ, तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास ऐसे कितने केसेस हैं। तो लुडिनाडो कहती है कि ये टोटल 7 केसेस हैं और ये सारे केसेस 4 साल पहले डिटेक्टिव बेग के गायब होने के बाद हुए हैं और 2 साल से ये केसेस बंद हो गए हैं, यानी कि ये 7 मर्डर 2 साल के अंदर अंदर हुए हैं। चीफ मून कहते
हैं कि अगर डिटेक्टिव कांग की हाइपोथेसिस ठीक है तो डिटेक्टिव बेग ने 2 साल में इन 7 लोगों का मर्डर किया है। साजिद ड्यू कहती है कि ये 7 केसेस तो वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, बाकी पता नहीं कितने केसेस हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत से केसेस होंगे जो हमने मिस कर दिए हैं। डिटेक्टिव कहते हैं क्योंकि इन सभी केसेस में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है और ये सारे केसेस अलग अलग लोकेशन पर हुए हैं, इसलिए इन सब केसेस के बीच में कोई ऐसी लीड ढूंढना जो कॉमन हो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रिंट केसेस हैं। चीफ जंग कहते हैं कि बिल्कुल अगर ऐसा है भी तो हम ये नहीं कह सकते कि डिटेक्टिव बेग का इनसे कोई डायरेक्ट लेना देना है। लिeutenant और डिटेक्टिव बेग की कैमरा फुटेज निकाल दी है और फिर 4 साल पहले डिटेक्टिव बेग ने जो फुटबॉल मैच खेला होता है उसकी फुटेज को निकाल दिया और इन दोनों की बॉडी को फिजिकल मैचिंग में मैच करती है और वो 97% मैच हो जाता है आपस में। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अब जब आप सामने हैं, जब से डिटेक्टिव बेग ने अपनी अपीयरेंस को छुपाया है तब से वो लोग मरे हैं जो क्राइम करना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि किम दो जिन अभी कर रहा है। तो साजिद ड्यू कहती है एक जरूरी बात ये है कि डिटेक्टिव बेग अब चीफ जंग को क्यों मारना चाहते हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि इस बात का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है जो हम सब सोचने से डर रहे हैं, या तो चीफ जंग कुछ प्लान कर रहे होंगे या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी वही है जो हम सब सोच रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि क्या सोच रहे हैं, क्या सेकंड पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बताता। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं बेवकूफ हूँ। फिर मैं फ्लैशबैक दिखाते हैं जब 2 साल पहले डिटेक्टिव बेग चीफ जंग को मारने के लिए आते हैं। चीफ जंग कहते हैं क्या ये सब कुछ करने की मैं वजह तुमसे पूछ सकता हूँ। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। तो चीफ जंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, पर किस तरह। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि एल्डर, आप किसी एल्डर नाम के इंसान के लिए काम करते हैं, आपको क्या लगा था ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो चीफ जंग कहते हैं कि कुछ बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई थी और वो बातें मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता था। कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैंने ये सब बातें तुमसे छुपाई थी, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें ये सब कुछ पता चल सकता था। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि तुमने उन लोगों को मेरे हाथों से मरवाया जैसे तुम्हें कहा जाता था, और मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उन लोगों को मेरे हाथों से क्यों मरवाया। चीफ जंग कहते हैं कि पिछले 2 सालों से हमने कितने लोगों की जानों को बचाया है, हमने तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों की जानों को बचाया है, और तुम क्या एक जान को बचाने की कीमत को समझते हो। तो डिटेक्टिव बेग गुस्से से कहते हैं कि हम किसी की भी जान को नहीं बचा रहे, समझ रहे हैं ना आप, और ना ही हम कोई गॉड है जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें ये सब कुछ रोकना होगा। तो चीफ जंग कहते हैं कि मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि इस नेक काम को करने के तुम काबिल नहीं हो। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि ये सब कुछ बंद कर दो, और अगर तुमने नहीं किया तो चीफ जंग कहते हैं कि नहीं किया तो क्या करोगे, गोली मार दोगे क्या। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि अगर मुझे गोली मारने की जरूरत पड़ी तो जरूर। तो चीफ जंग कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, पहला ये कि क्या तुम तैयार हो मुझे मारने के लिए, और दूसरा सवाल क्या मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मुझे मारने के लिए यहाँ पर आओगे, मुझे पता था कि तुम इस तरह से गन लेकर ऐसे मेरे सामने खड़े होगे। फिर हमें शूट करने की आवाज आती है और दिखाते हैं कि डिटेक्टिव बेग को गोली लग चुकी होती है, चीफ जंग ने उनके बाजू पर गोली मार दी होती है। फिर चीफ जंग कहते हैं कि अब दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आना, मैं आखिरी बार तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि आप सुकून से जी पाएंगे मुझे जिंदा छोड़कर। तो चीफ जंग कहते हैं कि मेरे लिए तुम आज से मर गए हो। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो साजिद ड्यू के टेबल पर फाइल्स को देख रहे होते हैं। इतना ही में उनकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है जहाँ पर साजिद ड्यू ने 29 डेट पर मार्क किया होता है। डिटेक्टिव कैलेंडर को देख रहे होते हैं, इतने में साजिद ड्यू वहाँ पर आती है और नॉक करती है। डिटेक्टिव डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या है, तुमने तो मुझे डरा दिया, हर वक्त हर काम में अपनी नाक घुसाती रहती हो। तो साजिद ड्यू कहती है कि वो ऐसा है क्या, तो आपको किसी के डेस्क पे ताका झाकी करने के लिए किसने कहा है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ये डिटेक्टिव बेग की फाइल है, तुमने कहा था कि तुम मुझे भेजोगे, तो तुमने भेजी क्यों नहीं थी। तो साजिद ड्यू कहती है कि अच्छा बस इतना ही, यही देख रहे थे। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि और क्या, यहाँ पर लव लेटर रख रहा था मैं। तो साजिद ड्यू कहती है कि लव लेटर, अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसे मेरे डेस्क पर ताका झाकी ना कीजिएगा, क्या पता मैं कोई गलत मतलब निकाल लूं। इतने में लेफ्टिनेंट वहाँ पर आती है और एक फाइल रखती है। साजिद ड्यू कहती है कि ये क्या है। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि ये इस केस की लीड भी हो सकती है या नहीं भी, मैंने उन सभी क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाली है जो क्राइम करने वाले थे और ये उनमें से एक है, और ये बहुत ही सस्पिशियस किडनैपिंग केस है। साजिद ड्यू कहती है कि इसमें सस्पिशियस क्या है। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि ये केस ठीक 2 साल पहले हुआ था, एक औरत को एक स्टॉकर ने किडनैप कर लिया था। पहले तो इस केस के बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, फिर वो साजिद ड्यू से कहती है कि तुम बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो साजिद ड्यू फाइल से देखती है और कहती है कि ये विक्टिम उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर पाए गए थे और किसी ने इसके किडनैपर को मार डाला। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन हाँ हम ये भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इन सभी केसेस में डिटेक्टिव बेग शामिल हैं, और वैसे भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी होता तो उनके खिलाफ हमारे पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम इस लड़की से मिलते हैं, क्या पता कोई फायदा हो। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ हो सकता है कोई कॉन्टेक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि हाँ मेरे पास उसका एड्रेस है, मैंने आपको भेजा है, आप उसको एक दफा चेक कर लें। इतने में डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि डिटेक्टिव कांग क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ है तो आप बता दें। इतने में डिटेक्टिव अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालते हैं और फिंगर हार्ट बनाकर बाहर निकालते हैं। साजिद ड्यू और लेफ्टिनेंट उनको हैरानी से देख रही होती है और फिर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। फिर साजिद ड्यू अपने कैलेंडर पर मार्क की हुई डेट को देखने लगती है। फिर हमें डिटेक्टिव बेग को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास आते हैं, और वो शायद डिटेक्टिव बेग की नहीं बल्कि उस इंसान की वाइफ होती है जिसका चेहरा डिटेक्टिव बेग ने लिया होता है। फिर हम डिटेक्टिव और साजिद ड्यू को दिखाते हैं जो किम सुनवी के घर आते हैं जिसको किडनैप किया गया था। साजिद ड्यू डिटेक्टिव को बताती है कि किम सुनवी अब यहाँ पर काम नहीं करती है, वो रिटायर हो चुकी है और अब वो हॉस्पिटल में है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्यों। तो साजिद ड्यू कहती है कि उन्हें कोई दिल की बीमारी है, वो ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है। फिर हमें डिटेक्टिव बेग को किम सुनवी के पास दिखाते हैं।
किम सुन भी डिटेक्टिव बेग से कहती है कि तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी और फिर वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला इंसान आया और वो मुझे बार बार घूरे जा रहा था। मैंने उसको मना किया था कि वो मुझे ना घूरे, लेकिन वो बहुत ही अजीब था। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि तुम्हें मैं एक बात बताऊं, वैसे वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। तो किम सुन भी कहती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तुम मुझे बताओ, मुझे अब जानना है। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि नहीं, ये एक सीक्रेट है। तो किम सुन भी कहती है कि नहीं, अब मैं क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है। इतने में ही वो खांसी करने लगती है। तो डिटेक्टिव उसको कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? किम सुन भी कहती है कि मुझे माफ कर दो। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम ये दिन सोचकर हंसेंगे। फिर हमें डिटेक्टिव बेग को डॉक्टर के पास दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, उनको दिल की बीमारी है और अगर उनकी दिल की कंडीशन देखी जाए तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट सेंटर से अभी कोई भी खबर नहीं मिली है? तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर हमें डोनर मिल भी गया तो ट्रांसप्लांट में हमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और अगर हार्ट मिल भी गया तो फिर भी मसले सारे खत्म नहीं होंगे। हमें ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा, वरना अगर वक्त निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर किम सुन में डिटेक्टिव से पूछती है कि तुम्हारे डॉक्टर से क्या बात हुई है, क्या सब कुछ ठीक है? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जैसे ही डिटेक्टिव बेग वहाँ से जाते हैं, सार्जेंट लियो और डिटेक्टिव वांग वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग किम सुन से किडनैपिंग के बारे में पूछते हैं। तो किम सुन कहती है कि मैं पुलिस को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बेहोश हो चुकी थी, मुझे कुछ भी नहीं याद। तो सार्जेंट लियो कहती है कि ठीक है, फिर वो आदमी जिसने आपके किडनैपर को मार डाला था, क्या आपको उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है? तो किम सुन भी कहती है कि नहीं, मुझे बस पता चला था कि मेरा किडनैपर मर चुका है और मुझे लगा था शायद उसको पुलिस ने मारा है। तो सार्जेंट लियो कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आपको मेरी वजह से वो सब कुछ दोबारा से याद करना पड़ रहा है। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस स्केच को एक दफा देख लें। तो किम सुन भी कहती है कि मैंने आपसे कहा है ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सार्जेंट लियो कहती है कि बस एक दफा आप इसको देख लें और फिर स्केच दिखाते हुए कहती है कि आपने इस इंसान को कभी देखा है? किम सुन भी स्केच देखती है तो वो डिटेक्टिव बेग का होता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा। तो सार्जेंट लियो कहती है कि सॉरी फॉर बॉदरिंग यू और वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही किम सुन भी कहती है कि वैसे आपने ये जो मुझे स्केच दिखाया, क्या इस आदमी ने मेरे किडनैपर को मार डाला था? तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा, ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर वहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव सार्जेंट लियो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच बोल रही है? तो सार्जेंट लियो कहती है कि ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोलेगी, हो सकता है कि उसको किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद ना हो, लेकिन उसने डिटेक्टिव बेग को नहीं पहचाना, ये बात बिल्कुल झूठ है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें याद है कि कोई अनजान आदमी किम सुन को हॉस्पिटल लेकर आया था? अब मैं समझ गया कि वो अनजान आदमी कौन था। तो सार्जेंट लियो कहती है कि इसका मतलब है कि वो डिटेक्टिव बेग था, वो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि ये मरने वाली थी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, और उनका रिलेशनशिप भी आसानी से बढ़ सकता था, तो शायद बेग कुजिन अब आसपास ही है। इतने में डिटेक्टिव बेग को किम सुन की कॉल आती है। कॉल करके वो पूछती है कि तुम कहाँ हो? डिटेक्टिव कहते हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल के सामने ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो किम सुन कहती है कि मेरे पास अभी 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी, वो हाथ से बनाया हुआ कोई स्केच था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो तुम मुझे बताओ, सब कुछ ठीक है ना? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि जरूर पुलिस वालों को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी तुम्हें देखकर बताता हूँ। फिर डिटेक्टिव बेग को डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हमें हार्ट प्लांट सेंटर से कॉल आई है, उनके पास हार्ट अवेलेबल है, तो अभी आपको सर्जरी के लिए 5 बजे से पहले पैसे जमा करवाने होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि जी हाँ डॉक्टर, मैं सब समझ गया, मैं अभी सारे पैसे लेकर हाजिर होता हूँ। फिर डिटेक्टिव बेग उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कॉल उठाता और कहता है कि आपने सब कुछ अच्छे से सोच लिया ना? तो डिटेक्टिव बेग उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप मेरा रेस्टोरेंट ले सकते हैं। तो वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, आखिर उस रेस्टोरेंट में रखा ही क्या है, इंसान की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तो डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि हाँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आपके ऑफिस में बस अभी आ रहा हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ठीक है, बस आते हुए अपने डॉक्यूमेंट साथ लेते आना, बाकी मेरे लड़के संभाल लेंगे। डिटेक्टिव बेग जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में सार्जेंट लियो और डिटेक्टिव कांग उनके पास आ जाते हैं। डिटेक्टिव कांग कहते हैं डिटेक्टिव बेग, आपको हमारे साथ चलना होगा, हम पुलिस से हैं। डिटेक्टिव बेग कहते हैं कि आप लोग कौन हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए? डिटेक्टिव कांग कहते हैं कि देखिए, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मुझे सीधी तरह से बताएं कि आप अपनी मर्जी से हमारे साथ चलेंगे या फिर मैं कोई और तरीका अपनाऊं। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।